बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। इससे पहले कि बाकी खबरों की तरफ जाऊँ, मैं पहले एक जुल्म की इंतहा हुई है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सोशल मीडिया इस खबर को सामने लेकर आया। एबटाबाद से ताल्लुक़ रखने वाले तहरीक इंसाफ के कारकुन ज़ीशान, ये आप देख लीजिए इनका चेहरा, ये इन्हें कैद कर लिया गया था और अभी इनको अटक जेल में रखा गया है। इनकी वालिदा अपने बेटे से मिलने के लिए जेल में आई और अटक जेल पहुंची। इन्होंने बड़ी कोशिश की मिलने की, लेकिन माँ को अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया और फिर वालदा को दिल का दौरा पड़ा और मौके पर ही वो जाँ बहक हो गई। अब ये जुल्म और फस्तायत इस मुल्क में हो रही है। मैं सिर्फ पाकिस्तान की हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को इतना कहना चाहता हूँ कि आप माओं की बदवाएं उतनी ही लें जितनी आप बर्दाश्त कर सकें। एक माँ की बदवा आपको तबाह बर्बाद करके रख देगी और आपने तो पता नहीं कितनी ही माओं की बदवाएं ले ली हैं, कितने ही बेटों को तकलीफ दी है, कितनी ही बेटियों को तकलीफ दी है आपने, कितने ही बेगुनाहों को उठा के आपने जेलों में डाल दिया है, कितने ही लोगों के ऊपर जुल्म और सितम के पहाड़ आपने तोड़े हैं, कितने इंसानों का आपने दिल तोड़ा है, कितने लोगों की चादर और चारदीवारी का तकद्दुस पामाल किया है, बहनों और बेटियों के साथ, बहुओं की इज्जतों के साथ आपने खिलवाड़ किया है, खवातीन को आपने अगवा किया है। हर इंसानियत से गिरी हुई हरकत आपने की है सिर्फ एक शख्स को इक़्तिदार से दूर रखने के लिए, सिर्फ एक शख्स को सजा देने के लिए या एक शख्स को नीचा दिखाने के लिए आप किस कदर गिरे हैं। और ये जो नौजवान है, इसकी माँ का इंतकाल हो गया, अब इस नफरत का जवाब कौन देगा? यानी इसको क्यों ना एक कत्ल समझा जाए कि माँ अपने बेटे को मिलने के लिए आई, उसे नहीं मिलने दिया गया, उसको तकलीफ दी गई, वो दिल का दौरा पड़ा और वो दुनिया से ही चली गई। तो ऐसे वाकयात रुक नहीं रहे, बल्कि इन वाकयात की वजह से नफरत बढ़ती जा रही है। नाज़रीन, एक और खबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ सोशल मीडिया के लोगों ने और कुछ तहरीक इंसाफ के ओहदेदारों ने ये क्लेम किया कि इमरान खान साहब को जेल में शदीद तकलीफ में रखा हुआ है और उन्हें बहुत ज़्यादा अजियत दी जा रही है। ये खबर ना सिर्फ बल्कि दी गई, बहुत तेज़ी से इस खबर को फैलाया गया। एक शख्स ने मुझे भी रब्ता किया और मुझे रब्ता करके उसने इस किस्म का क्लेम किया, लेकिन मुझे उसकी बात पर यकीन नहीं आया, क्योंकि वो जो खबर मुझे दे रहा था उसका कोई सबूत ऐसा मैसर नहीं था और ना मेरा कोई दूसरा सोर्स उस खबर को कंफर्म कर रहा था उस वक्त तक के लिए। यानी माजी में ऐसा हुआ कि मैंने आपको जेल के अंदर से बड़ी अहम खबरें आप तक पहुंचाई हैं मैंने, लेकिन इस मरतबा इमरान खान साहब के हवाले से जो खबरें आ रही थी उनको कंफर्मेशन नहीं मिल रही थी। हो सकता है ये खबर दुरुस्त हो, लेकिन मैं क्योंकि जब तक काउंटर चेक नहीं करूंगा तब तक मैं ये खबर दे नहीं सकता। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं, शेख वक्कास अकरम साहब, उन्होंने इसके ऊपर अपना रद्द-ए-अमल दिया है। उन्होंने कहा कि खान साहब के वकला की टीम जो जेल के मामला देखती है, मैंने एक फोकल पर्सन से मेरी बात हुई है जिसने मुझे यकीन दिलाया कि खान साहब के साथ इस किस्म का कोई सलूक नहीं किया जा रहा जो चंद लोग सोशल मीडिया पर ये चला रहे हैं। एक और वकला टीम मेंबर फैसल चौधरी ने मुझे ये भी बताया कि खान साहब की आज उनके बच्चों से बात करवाई गई है। मैंने बारहा पूछा मगर उन्होंने मुझे बड़े वसूख से ये बात बताई। मैं ये समझता हूँ कि बगैर तहकीक के इस किस्म की खबरें फैलाना, इस किस्म की सनसनी फैलाना, ये नामुनासिब बात है। देखिए, बाद औक़ात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट भी ऐसी चीज़ें फैलाती है, जानबूझकर इस किस्म का प्रोपेगेंडा करवाती है या ऐसी खबरें, झूठी खबरें बाहर निकालती है ताकि लोगों का रद्द-ए-अमल चेक करे। और अगर खुदा न खास्ता खान को किसी वक्त कुछ हो या कुछ किया जाए तो उसकी पहले से तैयारी की जाए। बहरहाल, बगैर तहकीक के ऐसी खबरें फैलाई जाती हैं, इस किस्म की सनसनी फैलाना नामुनासिब बात है। खान के साथ अगर किसी किस्म का रवैया शुरू हुआ तो हमारे वकला की टीम, हमारे जिम्मेदारान, हमारी क़यादत, हमारा वर्कर कोई चैन से नहीं बैठेगा। चंद और दोस्तों के जिम्मे भी लगाया है ताकि सूरत हाल का पता लगाया जा सके। ये जनाब शेख वक्कास अकरम साहब ने दावा किया है और एक दावा ये भी किया गया कि गालिबन इमरान खान साहब की बुशरा बीबी साहिबा से भी मुलाकात करवाई गई है। अब ये कन्फर्मेशन आ जाएगी थोड़ी देर में, लेकिन इमरान खान साहब जेल में है तो वो सख्ती में जो हालात उनके लिए रखे गए हैं, उनकी पार्टी के लोगों से उनकी मुलाकातें नहीं करवाई जा रही, क्योंकि ऊपर नीचे 2-3 वाकयात ऐसे हो गए हैं जिनके बाद पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट बहुत शर्मिंदा और परेशान है। जैसा कि आर्मी चीफ और मरीम नवाज़ की एक मुश्तरका जो एक एक्टिविटी थी उसकी वजह से। नंबर 2, आर्मी चीफ ने जो एक तलबा से बातचीत करते हुए कुरान पाक की आयत का हवाला दिया और साथ में उन्होंने औरतों के एहतराम की बात की, उसका जो रद्द-ए-अमल आया बड़ा सख्त। फिर लम्स में जो एक सानिया हुआ DGISPR के साथ, यानी वहाँ बड़े सख्त सवालात पूछे गए। जो लम्स में हुआ वो क्या हुआ, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि DGISPR के पास तलबा के सवालात के तसल्ली बख्श जवाबात वहाँ नहीं थे, ये लम्स के सोर्सेज बता रहे हैं। और सवालात कुछ और किए गए, बातों का जवाबात कुछ और दिए गए। और इस लेवल पे जो तलबा है वो फिर मायूस हो जाते हैं ना। लम्स के तलबा हैं, पढ़े लिखे हैं,
वो चाहते हैं कि जो वो सवाल कर रहे हैं उस सवाल का वही जवाब मिले, लेकिन जब नहीं मिलते तो उनको मायूसी होती है। तो सवालात ज़्यादा सख्त थे, उसकी वजह से डीजी साहब को वहाँ से जल्द जाना भी पड़ा, ये भी रिपोर्ट हुआ है। अब मामला ये है कि इन चीज़ों को लेकर एस्टेब्लिशमेंट को गुस्सा, और जब भी गुस्सा आता है वो इमरान खान साहब पे निकलता है जेल में। और इमरान खान साहब ने अपनी बहन को ये कह दिया था कि जो कुछ भी हो रहा है पाकिस्तान के आर्मी चीफ करवा रहे हैं और जनरल आसिम मुनीर, तो साफ जाकर उनका नाम लो और ये बताओ कि वो जो कर्नल जेल में बैठा हुआ है वो सख्तियां जब करता है तो वो बाकायदा जनरल आसिम मुनीर साहब इसके पीछे होते हैं ऑर्डर देने वाले। ये इमरान खान साहब ने कहा था अपनी बहन को कि जाकर बाहर आप बता दें। अब नाज़रीन है कि इमरान खान साहब तो जेल में है, लेकिन उनको एक बहुत बड़ी कामयाबी मिली है, ना सिर्फ लाहौर में बल्कि इस्लामाबाद में भी इमरान खान साहब के जो उम्मीदवार हैं वो इलेक्शन जीत गए हैं। यानी पहले लाहौर वाला इलेक्शन उन्होंने जीता, फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार के इलेक्शन में भी कैदी नंबर 804 के हमायत याफ्ता उम्मीदवार वाजिद गिलानी साहब जो है वो सदर मुंतखब हो गए। लाहौर में जो है आसिफ नसवाना साहब जीत गए। और ये जो जीतने वाले सदूर हैं, अब देखें ना, ये 26वीं आईनी तरमीम का रद्द-ए-अमल आ रहा है। जिस तरह 26वीं आईनी तरमीम पास करवाई गई, जैसे अदलिया को काबू कर लिया गया, अब ये वकला की जानिब से रद्द-ए-अमल आ रहा है और ये आने वाले दिनों में बढ़ेगा। अब ये जो सदूर है, ये जीतने वाले कह रहे हैं जी हम तो इस्लामाबाद भी जाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, रोला भी डालेंगे और हम 26वीं आईनी तरमीम को वापस करवाएंगे। अच्छा, इस कामयाबी में एक शख्स का नाम आप भूल नहीं सकते, ये हमें याद रखना पड़ेगा। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने, मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने, एजेंसियों ने इंतजार हुसैन पंजूता साहब को अगवा किया था, अपने मसल्स दिखाए थे, अपनी ताकत दिखाई थी। बंदूक है ना उनके पास, बूट है, बंदूक है, तो वो बंदूक से और बूट से अपनी ताकत दिखाते हैं। उनके पास दलील नहीं है, बात नहीं कर सकते, उनके पास बात करने के लिए कुछ है ही नहीं, ना नॉलेज है, ना तजर्बा है, ना कुछ और है, सिर्फ बंदूक है और बूट है। वो मारते हैं डंडे के साथ या बंदूक दिखाते हैं, ये दो काम करते हैं। तो उन्होंने अपनी ताकत दिखाई, अपने मसल्स दिखाए इंतजार हुसैन पंजूता साहब को। फिर इंतजार हुसैन पंजूता साहब ने कानून की ताकत दिखाई, उन्होंने काले कोट की ताकत दिखाई, उन्होंने इत्तफाक और इत्तेहाद की ताकत दिखाई और नॉलेज की ताकत दिखाई। और फिर देखें, इंतजार हुसैन पंजूता ने पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को लाहौर हाई कोर्ट में और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दोनों जगह पर चारों शाने चित किया है, बदतरीन शिकस्त उनको दी है। जो मिलिट्री बैक्ड गवर्नमेंट है, उनके जो उम्मीदवार थे उनको शिकस्त दी। और इंतजार हुसैन पंजूता साहब को इमरान खान साहब ने बनाया था ISF का ऑर्गेनाइजर, और वो अब सारे मामलात को देख रहे हैं। तो उन्होंने बहुत तेजी से तब्दीलियां की हैं और बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन चलाई है। और कैदी नंबर 804 के लिए जिस तरह वकला खड़े हुए हैं, जैसी ज़ोरदार आवाज़ें उठी हैं, ऐसे मनाजिर पाकिस्तान ने बड़े अरसे के बाद देखे हैं। तो नाज़रीन, ये एक बड़ा तगड़ा मैसेज है और ये मैसेज हम सबको याद रखना चाहिए कि ताकत के बलबूते के ऊपर आप कुछ देर के लिए तो लोगों को दबा सकते हैं, लेकिन आप हमेशा के लिए इक़्तिदार में या ताकत में नहीं रह सकते, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बाद अगर पाकिस्तान का कोई मालिक है तो वो पाकिस्तान के अवाम है, और हकीकी ताकत पाकिस्तान की अवाम के पास ही है। नाज़रीन, 26 फरवरी को इस्लामाबाद में एक बड़ा प्रोग्राम होने जा रहा है। इसमें अपोजिशन का इत्तेहाद मौजूद होगा, मीडिया, वकला, सिविल सोसाइटी। ये एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है। पाकिस्तान के साथ जो कुछ भी किया गया है उसके नतीजे में अब सब लोग इकट्ठे होने वाले हैं और इकट्ठे होकर ये फैसला करेंगे कि पीका के जरिए से मीडिया, सोशल मीडिया, आज़ादी इज़हार राय सब छीन लिया, 26वीं आईनी तरमीम के जरिए से अदालतों को यरगमाल बना लिया, कानून को तब्दील करके आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत 3 से बढ़ा के 5 साल कर दी, यानी पाकिस्तान की पार्लियामेंट पे पहले ही कब्जा कर लिया फॉर्म 47 के जरिए से। तो पाकिस्तान में आज़ाद रह कौन गया? हर चीज़ को कैप्चर कर लिया, हर चीज़ को जकड़ कर रख लिया है पाकिस्तान की इस वक्त की एस्टेब्लिशमेंट ने। तो इसके ऊपर एक कौमी कॉन्फ्रेंस होने जा रही है, देखते हैं वहाँ से क्या निकलता है। लेकिन कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट एक मैं आपको और बताता हूँ। मैंने एक सर्वे करवाया और ये सर्वे मेरे पास यहाँ सामने मौजूद है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देख लें आप। ये सर्वे मैंने करवाया DGISPR के हवाले से, क्योंकि वो गए, उन्होंने नौजवानों से बातचीत की और उन्हें लगता है जब वो नौजवानों से बातचीत करेंगे तो शायद इसकी कोई बेहतरी पैदा होगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि नौजवानों में इस वक्त शऊर का लेवल बहुत ऊपर है। मैं हैरान हो रहा था मंसूर अली खान साहब के प्रोग्राम में नौजवानों के सवालात सुनकर कि अब उन्हें सारा कुछ पता है, आप उनसे कुछ छुपा नहीं सकते, वो ज़मीनी हकायक को किसी से भी बेहतर जानते हैं। तो पाकिस्तान का नौजवान ना सिर्फ वेल इन्फॉर्म्ड है, बल्कि वो सवाल करना भी जानता है और जवाब भी मांगता है, और वो जुर्रत वाला भी है। तो मैंने DGISPR का जो लम्स का दौरा है उसके बारे में मैंने नौजवानों से आम सवाल किया। मैंने पूछा कि फौजी क़यादत का दावा है कि वो सियासत में बिल्कुल मुदाखलत नहीं करते, क्या आप इस दावे से इत्तफाक करते हैं? लगभग 20,000 के करीब वोट पड़े, 18,210 वोट मेरे पास है। और मैंने ये 24 घंटे के लिए नहीं करवाया, ये मैंने थोड़ी सी देर के लिए ये सर्वे करवाया था। ये 24 घंटे वाला सर्वे नहीं था, चंद घंटे वाला सर्वे था। तो इसमें 18,210 वोट पड़े हैं
और जो फाइनल रिजल्ट हमारे पास है उसमें सिर्फ 5% लोगों ने कहा कि हाँ, फौज जो कहती है कि उसका सियासत में किरदार नहीं है, फौज ठीक कहती है। लेकिन 95% यानी 95% लोगों ने यह कहा कि फौजी की आदत का यह दावा कि वो सियासत में मुदाखलत नहीं करती वो गलत है, वो झूठ बोलते हैं, हम इससे इत्तफाक नहीं करते। तो मेरे ख्याल में अब रास्ता एक ही बचा है। पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को चाहिए कि वो अपने असल काम की तरफ वापस जाएं, जैसा कि उनको पूरी दुनिया मशवरा दे रही है, जैसा कि उनको पाकिस्तान में से सब लोग मशवरा दे रहे हैं कि आप अपने असल काम में वापस जाएं, ये सियासत खेलना बंद कर दें, सियासत के अंदर, हुकूमत के अंदर मुदाखलत बंद कर दें, अवामी नुमाइंदों को हुकूमत चलाने दें, सिविलियंस को मुल्क चलाने का इख्तियार आप दे दें, और आप सिर्फ बॉर्डर्स को संभालें, आप सिर्फ अमन व अमान के मामलात को संभालें। या जहां पे आपको हुक्म दिया जाए कि आपने यहां पे जाके काम करना है, फर्ज करें आपको हुक्म आता है कि आप फ्लड्स पे जाके काम करें तो आप करें, फर्ज करें आपको हुक्म आता है कि आपने फलां जगह पे ये ड्यूटी करनी है तो वो ड्यूटी आप करें, तो आप हुक्म के मुताबिक चलें। यानी आप अवाम की मुंतखब की हुई हुकूमत की नौकरी करें। जो अवामी हुकूमत है उसके हुक्म के मुताबिक अगर आप चलेंगे तो आपकी इज्जत बहाल होगी, अवाम को आप पे यकीन आना शुरू हो जाएगा, और जो एक खलीज पैदा हो गई है पाकिस्तान की फौज में और अवाम में, वो खलीज भी कम होना शुरू हो जाएगी। शहबाज शरीफ साहब ने जो रंगबाजी की है और जिस किस्म की उन्होंने, यानी माइक पकड़ के, माइक के दुश्मन है शहबाज शरीफ साहब, जब उनके सामने माइक आता है वो अपने सीने पे हाथ मार के माइक को पड़ जाते हैं। पता नहीं कोई पुरानी दुश्मनी है उनकी माइक के साथ कि मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा। ये वही है जिसने कहा था कि मैं जरदारी को मैंने लाड़काना की, लाहौर और इस्लामाबाद कराची की सड़कों पर ना घसीटा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ नहीं है। तो आज वो कह रहा है जी, वही वाला बंदा जिसने जरदारी को सदर पाकिस्तान बनाया बाद में, वही वाला सियासतदान आज ये कह रहा है कि वो इंडिया को पीछे छोड़ देगा, इंडिया से आगे निकल जाएगा। जरा ये देखें, मुजम्मल असलम साहब बता रहे हैं कि पाकिस्तान का जो टोटल जीडीपी है ना वो 350 अरब डॉलर है। यानी हम जितनी भी खिदमात या मसनूआत पैदा करते हैं, हमारी टोटल कौमी पैदावार जो है, चाहे वो मसनूआत हैं चाहे वो खिदमात हैं, कुछ भी है, उनकी टोटल मालियत 350 अरब डॉलर है बस। जबकि भारत 5000 अरब डॉलर से ज्यादा है। पाकिस्तान की जो शरह नमू है, तरक्की की शरह, वो 1% से भी कम है, 1% से भी कम। इमरान खान साहब इसको ले गए थे 6% के करीब, और भारत का 6% है। यानी भारत आगे से आगे बढ़ रहा है, पाकिस्तान आगे बढ़ नहीं रहा। तो इस रफ्तार से अगर ये भारत को पीछे छोड़ना चाहते हैं तो 500 साल और लगे रहे, ऐसे तो ये भारत को पीछे नहीं छोड़ सकेंगे। नाज़रीन, एक के बाद एक तबका एहतजाज करने के लिए आ जाता है। अब किसानों ने एहतजाज का ऐलान कर दिया कि उनका माशी कत्ल किया जा रहा है, और गंदम के किसान पहले से तैयारी कर रहे हैं। गन्ने में उनको मार पड़ी है, किसानों को जो है वो चावल में मार पड़ी है। कपास की पैदावार 33% कम हुई है, और ये कहते हैं यहाँ पे इनकलाब आ रहा है, सब्ज़ इनकलाब आ रहा है। अब 3900 रुपये मन गंदम मुकर्रर की थी इन्होंने पहले, और 2600 रुपये किसान बेचारा बेचता रहा है। और अब जो पॉलिसी इन्होंने बनाई है, जो किसान दुश्मन पॉलिसी है, उसके खिलाफ किसानों ने यह फैसला किया है कि इस पॉलिसी के खिलाफ 26 फरवरी 2025 से बरोज बुध को एहतजाजी रैली निकालने का फैसला किया है, और किसान इसके अंदर शिरकत करेंगे। सबसे पहले हाफजाबाद पहुंचेंगे, फिर मुख्तलिफ जगहों से ये अपना काम शुरू करेंगे। तो ऐसा दिखाई देता है कि अब किसान भी तंग आ गए हैं, मजदूर भी तंग आ गए हैं, सरकारी मुलाजमीन भी तंग आ गए हैं, वकला भी तंग आ गए हैं, जजेस भी तंग आ गए हैं, सहाफ़ी भी तंग आ गए हैं। पाकिस्तान में कोई एक ऐसा तबका नहीं है जो इस हुकूमत और इनको लाने वालों से तंग ना आया हो। मेरे ख्याल में जान छुड़ाने का वक्त बहुत करीब है, और जल्दी इन लोगों से जान छूट जाएगी। उधर एक और मैं आपको ये तस्वीर दिखाता हूँ। ये देखें, ये एजाज चौधरी साहब है, ये सेनेटर है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में टोटल 100 से कम सेनेटर होते हैं, और ये इज्जतदार लोग होते हैं। तो एजाज चौधरी साहब सेनेटर है। गुज़िश्ता लगभग 1.25 साल से कई दफ़ा कोशिश की गई, प्रोडक्शन ऑर्डर्स इनके जारी किए गए, लेकिन इनको सेनेट के इजलास में नहीं जाने दिया पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने। ऐसी जिद पकड़ी हुई है। अगर ये आदमी भी नवाज शरीफ या जरदारी की तरह डील कर लेता तो ये सेनेट के इजलास में बैठा हुआ होता। आप मुझे बताएं ना कि जिद क्या है एजाज चौधरी से। ये अस्पताल में पड़े हुए हैं, इनका वहां पे इलाज हुआ है, और दिल के मर्ज में मुब्तला है, और इनको अस्पताल से फवाद चौधरी साहब के बकौल इनको फौरी तौर पे वापस जेल में भी मुंतकिल किया गया है। सर्जरी के बाद ज़बरदस्ती जेल शिफ्ट किया गया। फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं एक बुजुर्ग रहनुमा जो सेनेटर भी हैं उनके साथ ऐसा बहीमाना सलूक इंतहाई काबिल मुज़म्मत है। फिर इसमें कुछ तफसीलात जो है वो साकिब बशीर साहब बता रहे हैं कानूनी नुक्ते में कि इस तरह के मुकदमात में ऐसी सूरत हाल में बहुत पहले जमानत हो जाती है मुलजिमान की, लेकिन यहाँ तो निज़ाम ने जिद पकड़ ली है, और मामला सिर्फ यह है कि एस्टेब्लिशमेंट के कहने के ऊपर डील क्यों नहीं की। तो जो डील नहीं कर रहा ना उसको निशाने इबरत बना रहे हैं
या तो आप नवाज शरीफ बने या आप निशाने इबरत बने। तो नवाज शरीफ साहब से इतना चिढ़ गए पाकिस्तानी कि कोई भी सियासतदान मौत कबूल करने को तैयार है, नवाज शरीफ बनने के लिए तैयार नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर आई मेरे पास, आदिल खान बज़ई साहब का मेरे पास ये एक ट्वीट आया, मैंने उसको पढ़ा तो फिर मुझे पता चला कि ये तो शेर अफजल मरवत साहब का स्टेटमेंट है। मरवत साहब ने कहा कि आदिल बज़ई से स्टैंडिंग कमेटी में शामिल करने के लिए 3 करोड़ रुपए रिश्वत मांगी गई। ये मरवत साहब ने दावा किया। आजकल मरवत साहब का सारा टारगेट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। कभी वो तहरीक इंसाफ की खवातीन को टारगेट करते हैं, कभी तहरीक इंसाफ की क़यादत को टारगेट करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब को टारगेट करते हैं, कभी वो इमरान खान साहब के करीबी साथियों को टारगेट करते हैं। अब आदिल बज़ई एक ऐसा शख्स है जिसने बड़ी कुर्बानी दी है। मेरे ख्याल में इस 26वीं आईनी तरमीम के दौरान अगर किसी शख्स ने सबसे ज्यादा माली नुकसान बर्दाश्त किया है तो वो शायद मैं कह सकता हूं कि आदिल बज़ई है। इनके घर तबाह हो गए, प्लादे तबाह हो गए, कारोबार तबाह हो गए, लेकिन इस शख्स ने इमरान खान का साथ नहीं छोड़ा और ये बड़ी अजीब पोजीशन में था, इसकी सीट भी छीन ली थी। वो तो अदालत से बाद में फैसला आया। तो आदिल बज़ई साहब ये कहते हैं इसके बारे में, जो उनका स्टेटमेंट है मैं आपको पढ़ के सुना देता हूं। मरवत साहब कह रहे हैं जी कि 3 करोड़ रुपए रिश्वत इनसे मांगी गई, इनका दावा है। आदिल बज़ई साहब कह रहे हैं कि यह बात इंतहाई अजीब है, मुझे इस मामले का कोई इल्म नहीं है, यानी जिससे पैसे मांगे गए उसको नहीं पता, वो तीसरे बंदे को पता कि मांगे गए हैं। ये इल्जाम बिल्कुल झूठा है, यानी उन्होंने झूठा करार दे दिया। मैं वादे तौर पर तरदीद करता हूं। आदिल बज़ई साहब ने यह ट्वीट किया है और ये फिर रिपोर्ट भी हो गया। नाज़रीन, एक और खबर आई और खबर यह है कि जो पतन की इमारत को सील किया गया है, मुल्तान के अंदर भी और इस्लामाबाद के अंदर भी इनके ऊपर अटैक किया गया, सिर्फ इसलिए कि उन्होंने धांधली को बेनकाब किया था। यानी पतन डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसने बताया कि पाकिस्तान में किस नौयत की धांधली हुई। 64 नए तरीके इस्तेमाल किए गए। नवाज शरीफ का हल्का जो है वो धांधलियों से और बेशर्मियों से भरा हुआ है। PMLN की सारी क़यादत धांधली से जीती है। 17 सीटों वालों को 180 सीटों वालों के मुकाबले में हुकूमत बनाकर दी गई है। जब ये सारी चीजें सामने आई तो उसके बाद उन पर अटैक कर दिया गया। अब इसके ऊपर ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान, इन्होंने गैर सरकारी तंजीम पतन की इस्लामाबाद की इमारत को सील करने पर तनकीद करते हुए इसे नाकाबिले कबूल करार दिया है। उन्होंने प्रेस रिलीज जारी करते हुए कहा कि पतन के नेशनल कोऑर्डिनेटर सरवर बारी की रिहाइशगाह को सील कर दिया गया है और इनके अहले खाना को भी बेदखल कर दिया गया है। और इसके बाद जो पतन ने रिपोर्ट दी उसके बारे में बताया गया। फिर यह कहा गया कि जिस किस्म का ये एक्टिविटी है ये खिलाफ कानून है और इसकी उन्होंने सख्त मजम्मत और इनको गलत करार दिया है, इस अमल को गलत करार दिया है। आफिया सिद्दीकी के बदले अमेरिका को शकील अफरीदी की हवालगी। हुकूमत का जवाब सामने आ गया। आफिया सिद्दीकी की अमेरिका अदालत में रिहाई से मुतालिक पटीशन की हमायत से पीछे हटने के हुकूमती बयान ने अदालत को हैरत में डाल दिया। यानी हुकूमत पीछे हट गई है आफिया सिद्दीकी को वापस लाने से। अच्छा, मैंने इसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट की है, क्योंकि आफिया सिद्दीकी को पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने अमेरिका के हवाले किया था। तो पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ये नहीं चाहती कि आफिया सिद्दीकी होशो हवास में और जिंदा सलामत पाकिस्तान वापस आए, क्योंकि इस सूरत में पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बहुत सख्त शर्मिंदगी होगी जब लोग उन्हें देखेंगे और वो ये बताएंगी कि उन्हें जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है उस वक्त की उन्होंने पकड़ के अमेरिका के हवाले किया था और इतने साल तक कौम की बेटी जो है वो अमेरिका की कैद में रही है और उस पर किस किस्म के मजालिम हुए हैं। तो इससे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मजीद नफरत पैदा हो जाएगी। लिहाजा आफिया सिद्दीकी वाले मामले से अगर हुकूमत पीछे हट जाए और अपने मौक़िफ़ से पब्लिक में कुछ और कहे और वहां जाके पीछे हट जाए तो इस पर हैरान होने की जरूरत नहीं है। नाज़रीन, एक और खबर है और ये बहुत अजीब खबर है। यानी जैकबाबाद है, पाकिस्तान का एक इलाका है और वहां से ये खबर आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से गैर मुल्की इमदाद मुंजमद किए जाने की वजह से पाकिस्तान के गर्म तरीन शहर जैकबाबाद के रिहायशियों को साफ पानी की फराहमी का मामला खतरे में पड़ गया। और भाई, टैक्स हम देते हैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट को, टका के हम टैक्स देते हैं, तनख्वाहों के ऊपर हम टैक्स देते हैं, एक माचिस की डिबिया खरीदते हैं उसके ऊपर टैक्स देते हैं, हमारी सांसों के ऊपर इन्होंने टैक्स लगाया हुआ है। पाकिस्तान को दुनिया का महंगा तरीन मुल्क बनाकर इन्होंने रख दिया है। तो ये पीने का पानी आज भी हमें ट्रंप ने देना है? और भाई, टैक्स तुम्हें हम देते हैं, बेशर्मों की तरह तुम हमसे पैसे ले जाते हो, तो हमें पीने का साफ पानी डोनाल्ड ट्रंप ने देना है? भाई, उसके पैसों पे तो नहीं बैठे हुए हम। अब हमें जो पीने का साफ पानी देना है हमारे टैक्स के पैसों से हमें दो ना। ये वैसे अजीबोगरीबी में खबरें पढ़ रहा हूं। और नाज़रीन, आखिर में खबर मैं आपको और बता दूं, जैसे बहुत सारे लोगों को अगवा किया जाता है ना, वैसे ही अब खबर ये आ रही है और मेरे पास से सोर्सेज ने बताया कि आमिर मुगल के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं और पाकिस्तान की एजेंसियां इस्लामाबाद के जो सदर हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के आमिर मुगल, उन्हें अगवा करना चाहती हैं। चंद दिन पहले उनका एक सेक्रेटरी था जो अगवा हो गया था 26 नवंबर के दिनों में, अंसर अब्बास उसका नाम है। ये चंद दिन कबल वापस आया है और इसने अब्दुल्ला नामी एक असिस्टेंट कमिश्नर के पास एक बयान भी रिकॉर्ड करवाया है और इससे बयान लिया गया है कि जो हाशिम नामी लड़के ने रेंजर्स वालों को कुचला था गाड़ी के नीचे देकर, तो तुम ये बयान दो कि आमिर मुगल के हाथ में क्लाशनकोफ थी और वो ड्राइवर के साथ बैठा हुआ था, उसके हुक्म पर रेंजर्स वालों को
कुचला गया है गाड़ी के नीचे, और फिर आमिर मुगल ने बाकायदा क्लाशनकोव से गोलियां चला चला कर वहां पे रेंजर्स वालों को जो है वो मारा है। और ये जनी अजीबोगरीब किस्म की स्टोरी एक जो है ये बयान लिया गया है, और ये एसी है अब्दुल्ला, उसके पास ये बयान लिया गया है। और अब जो टारगेट है वो अंसर अब्बास के वापस आने के बाद जो समझ आ रही है वो ये है कि अब आमिर मुगल साहब को अगवा किया जाएगा, उसे पकड़ने की कोशिश की जाएगी। तहरीक इंसाफ को चाहिए कि अपने साथी को महफूज करें। अब तक इतनी, अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।